हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने स्टार्ट कर लिया था और उसमें जो पहला चैप्टर हमने लिया था वो था पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। एक वीडियो हमने कर लिया है और आज जो है हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो दे रखा है वो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसको आप आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं और आजकल जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी टर्म काम में आती है। एनसीईआरटी की बुक में आप देखेंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे रखा है, तो एक ही बात है, चाहे आप आयोनाइजेशन एनर्जी कहो, चाहे आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहो, चाहे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहो। आप जानते हो एंथैल्पी जो टर्म है वो थर्मोडायनेमिक टर्म है। एंथैल्पी एक तरह से हीट ही होती है जब कांस्टेंट प्रेशर पर हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन जो है बहुत सिंपल है। याद करने का तरीका क्या है, तीन चार जो वर्ड हैं वो इंपॉर्टेंट है। कैसे कि एक बार हिंदी में देख लेते हैं। किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम सबसे ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है उसे हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। अब देखिए इंग्लिश में देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट वैलेंस शेल इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम समझने की कोशिश करें तो किसी परमाणु के बाह्यतम सबसे ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन, अब देखिए इलेक्ट्रॉन कौन सा निकाल रहे हैं हम, बाहर वाला, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल रहे, ध्यान रखना। तो सबसे पहली बात तो आइसोलेटेड गैसेस एटम है। तो देखिए हमने जो कहा था, एक तो है आइसोलेटेड, दूसरा है गैसियस एटम। अब आप ये मान के चलिए कि अगर एक एटम अकेला है, आइसोलेटेड का मतलब विलगित है, तो वो ठोस अवस्था में तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो वो गैसेस फॉर्म में होगा। तो आइसोलेटेड गैसेस एटम तो क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। तो जो इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो वो कौन सा है, आउटर मोस्ट शेल में से सबसे ढीला बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन है, और किस में से, आइसोलेटेड गैसेस एटम में से। उसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। और अगर मोर करेक्टली बात करें तो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। भाई अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट की बात करते हैं। तो आपने क्या देखा कि आइसोलेटेड गैसेस एटम है जिसके बाह्यतम कोश में से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है। जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम क्या करें, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और मोर करेक्टली हम क्या करें, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। समझ आ गई बात। डेफिनेशन आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर इसने कंपैरिजन के लिए दे रखा है कि अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट है या मेटल है या कोई भी एटम है, एम मान लीजिए कोई एटम है, उसको आपने एनर्जी दी, कितनी दी, आईपी। आईपी एनर्जी देने से इसका क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला, और इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या हो गया, ये एम प्लस बना लिया इसने, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब निकलता है न्यूट्रल एटम में से तो वो क्या बनाता है, कैटायन बनाता है, ठीक है, कैटायन बन गया और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब ये जो न्यूट्रल से आपने एम प्लस बनाया ये है आपके फर्स्ट आईपी। अब ध्यान ये रखना है कि ये जो आपके एटम है ये आपके आइसोलेटेड गैसेस एटम है। ध्यान रखना, सॉलिड स्टेट से आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल रहे हो, क्योंकि वहाँ पर आपके अलग अलग कंडीशन में अलग अलग नाम चेंज हो जाएंगे। क्योंकि सॉलिड को आप गैस में कन्वर्ट करोगे तो पहले आपको सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। और एक आपने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलने में और यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलने में फर्क होता है। समझ में आ रही बात, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आइसोलेटेड गैसेज एटम है जिसमें से आपने एनर्जी दी और एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब यहाँ पर क्योंकि आप एनर्जी दे रहे हो तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ध्यान रखना। क्या है, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है। तो जब आप सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। रिएक्शन आप जब करा रहे हो वाली तो रिएक्शन के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ध्यान रखना। तो आपने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन निकला, एम प्लस बन गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने क्या करा, एम प्लस में एनर्जी दी, एम प्लस में एनर्जी दी तो वापस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्या हो गया, M2 प्लस। फिर आपने वापस से एनर्जी दी, M2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया। तो हमने क्या कहा, इसको फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहा, इसको सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहा और इसको थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहा। अब तीनों आयोनाइजेशन पोटेंशियल को अगर हम कंपेयर करें तो ऑलवेज और ऑलवेज आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट आईपी से ज्यादा हमेशा सेकंड आईपी होती है, सेकंड आईपी से ज्यादा हमेशा थर्ड आईपी होती है। हालांकि बहुत ज्यादा पूछा नहीं है लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, आपको पता चल गया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। शो कैसे करते हैं, ये वाला जो है सबसे कॉमन जो तरीका है वो ये वाला है, ऐसे शो करते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल को, ठीक है। तो यहाँ पर ही आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो गया। और अगर हम तीन को कंपेयर करें, फर्स्ट आईपी, सेकंड आईपी, थर्ड आईपी, तो हमेशा फर्स्ट से ज्यादा सेकंड होगी, सेकंड से ज्यादा थर्ड होगी। ये तो बात होगी डेफिनेशन की।
अब यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर जो हैं जो आईपी को प्रभावित करते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग फैक्टर दे रखे, मैंने शॉर्ट में मेंशन कर रखा है समझाने के लिए। सबसे पहले मैंने लिख रखा है आईपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब देखिए बहुत लंबी चौड़ी आप लैंग्वेज याद करो या रटो, उससे बढ़िया है कि कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, भले आप उसको सिंबल के फॉर्म में याद करो। तो देखिए मैंने यहाँ पर कोई लैंग्वेज नहीं लिखी, केवल इतना लिख दिया आईपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब आपको सब समझ में आ गया इसको देख के। इसको क्या देख के समझ में आया कि साइज जो है वो आईपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या आईपी जो है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हम सिंपल रिलेशन देखें तो अगर साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटेगी, और अगर साइज घटेगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगी। तो अब यहाँ पर अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको साइज पढ़ा दिया है। अब देखिए फैक्टर, केवल एक फैक्टर रेस्पॉन्सिबल नहीं है, सारे फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। अब आप केवल इस फैक्टर से आंसर निकालोगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम आंसर आ जाएगा लेकिन आपको सारे फैक्टर कंसीडर करने पड़ेंगे, खास करके जहां पर एक्सेप्शन आ रहा है। तो नॉर्मल आपने क्या देखा, साइज जो है वो आईपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर हम साइज की बात करें तो साइज आपने पढ़ा था कि लेफ्ट से राइट जो है साइज बढ़ता है या कम होता है, कम होता है, और ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है या कम होता है, बढ़ता है। तो लेफ्ट से राइट साइज कम हो रहा है तो आईपी बढ़ेगी, और ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा है तो आईपी कम होगी। कॉमन ट्रेंड यही है, एक्सेप्शन मिल जाएंगे आपको। ये पॉइंट हमने समझ लिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखा हुआ आईपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेडीएफ। अब इसको आप लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते थे, आईपी इज प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, और जेडीएफ को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कुछ भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये आपको पता है कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ZEF की वैल्यू बढ़ती है, तो जब ZEF की वैल्यू बढ़ेगी तो लेफ्ट से राइट आईपी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। इसके बाद दे रखा आईपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट या एक हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। तो देखिए शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ये न्यूक्लियस है और ये हमने कहा शेल है और ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर मान लीजिए केवल एक इलेक्ट्रॉन है और कुछ भी नहीं है बीच में, तो ये न्यूक्लियस डायरेक्ट इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, कोई बीच में बाधा नहीं है। लेकिन जब इसमें बीच में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, मतलब एक्चुअल में होते ही हैं, तो आप ये देखेंगे कि अब इस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने से हो क्या रहा है, दो चीज हो रही है कि एक तो जो न्यूक्लियस जो है पहले केवल बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, अब बीच में इलेक्ट्रॉन भी है तो वो उसको भी खींच रहा है। तो पहली बात तो उसके और इसके अट्रैक्शन के बीच में इलेक्ट्रॉन आ गए। दूसरा भाई एक तो इसका जो अट्रैक्शन फोर्स था उसको कम कर दिया, दूसरा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको रिपेल करेंगे। तो इससे होता क्या है, इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, हिंदी में कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन था उस पर जितना आकर्षण बल लगना चाहिए था उतना नहीं लग पाता। क्यों? क्योंकि जो बीच में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो उस अट्रैक्शन फोर्स को कम कर देते हैं। तो एक तो बीच में आने से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, दूसरा वो इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल भी करते हैं। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अब देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, इसको ध्यान से समझना, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है, और अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है मतलब बहुत लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, जरा सी एनर्जी देने पे निकल जाएगा, मतलब आईपी की वैल्यू क्या हो गई, कम। भाई अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है मतलब कम एनर्जी देनी पड़ रही है, आईपी कम है, और अगर इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकल रहा है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, आईपी ज्यादा है। तो अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो आईपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये उल्टे चल रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी देखिए अभी जो तीनों पॉइंट हमने देखे सिंपल समझने के लिए, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इतने ज्यादा नहीं है क्योंकि क्वेश्चन इस पर आता नहीं है। अब क्वेश्चन जो आता है वो ये वाला पॉइंट है, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल। अब इसमें भी हाफ फिल्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फुली फिल्ड जो है वो एक्सेप्शन के रूप में नहीं है, फुली फिल्ड में ज्यादा है लेकिन वो एज ए एक्सेप्शन नहीं है, हाफ फिल्ड एज ए एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आईपी की वैल्यू बढ़ती है और ऊपर से नीचे जाएंगे तो आईपी की वैल्यू कम होगी। अब अगर हम बात करें लेफ्ट से राइट की, तो लेफ्ट से राइट की अगर हम बात कर रहे हैं तो आईपी की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, आईपी की वैल्यू बढ़ रही है। तो अगर हम देखें सबसे ज्यादा आईपी की वैल्यू कहाँ आनी चाहिए, राइट में, और राइट सबसे ज्यादा कौन है, नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस की वैसे ही ज्यादा आनी चाहिए और फुली फिल्ड की वजह से ज्यादा भी होती है, तो वो एज ए एक्सेप्शन नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि एक्सेप्शन नहीं है तो इंपॉर्टेंस कम हो गई। अब एक्सेप्शन क्या आ जाता है, हाफ फिल्ड। कैसे कि अगर जब मैं जाऊंगा लेफ्ट से राइट, तो जैसे मैं मान लीजिए नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को कंपेयर करूं या फॉस्फोरस को और सल्फर को कंपेयर करूं, तो आप ये देखेंगे कि लेफ्ट से राइट जब मैं जा रहा हूं तो नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आ रहा है,
तो लेफ्ट से राइट जाने में क्या होना चाहिए, आईपी बढ़नी चाहिए, मतलब नॉर्मली किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, ऑक्सीजन की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ज़्यादा किसकी होती है, नाइट्रोजन की। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है और हाफ फिल्ड होने की वजह से उसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है। स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा देनी पड़ रही है, इसलिए इसकी जो आईपी है वो ज़्यादा हो जाती है। सेम कंडीशन फॉस्फोरस और सल्फर में है। तो यहाँ पर हाफ फील्ड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो ये एक्सेप्शन बन जाता है। भाई नॉर्मल ट्रेंड तो क्या था कि नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन की होनी चाहिए थी, लेकिन ऑक्सीजन की ज़्यादा ना होकर ज़्यादा किसकी है, नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फील्ड है। समझ में आ रही बात? और सेम टू सेम आपके फॉस्फोरस और सल्फर में। अब क्योंकि जब आप राइट में जाएंगे तो नोबल गैस तो वैसे ही फुली फिल्ड है, तो उसकी ज़्यादा होगी, तो उस पर क्वेश्चन इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। समझ में आ रही बात? तो ये आपके ट्रेंड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो आईपी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी पर पूछा जाता है। इसका ऑर्डर अगर हम अभी पूरा देख लेंगे, ये आपको एक्सेप्शन याद रखना है। आईपी पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स यूज्ड। अब ये क्या कह रहा है कि जो ऑर्बिटल काम आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन के द्वारा, लास्ट जो ऑर्बिटल काम आ रहा है उस पर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। कैसे? कि लास्ट ऑर्बिटल अगर एस में है तो एस होता क्या है, देखिए आपने एक पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया होगा, पेनिट्रेशन जो है वो सबसे ज्यादा किसका है, पेनिट्रेशन पावर जो है। एक क्वेश्चन आता है कि किस पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर क्या है। पेनिट्रेशन पावर को हिंदी में कहते हैं भेदन क्षमता। पेनिट्रेट का मतलब अंदर तक घुसना। तो जैसे मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए क्या है, ये न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस के पास अंदर तक कौन सा ऑर्बिटल घुस सकता है, तो हम क्या देखते हैं कि जो पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर है एसपीडीएफ, मतलब सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर एस की है, फिर पी की है, फिर डी की है और फिर एफ की है। तो पेनिट्रेशन पावर मतलब एस की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, तो एस पे जो है न्यूक्लियस का ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अब यहाँ पर काम का जो पॉइंट वो ये है कि इस पे जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जब हम बात करते हैं तो देखिए बाद का तो कंपैरिजन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, डी और एफ का, ये आपके थोड़ा सा काम आ जाता है। कैसे काम आ जाता है कि जब हम बात करते हैं S2 कॉन्फ़िगरेशन की, तो S2 कॉन्फ़िगरेशन में दो फैक्टर आ गए एक साथ। एक तो फुली फिल्ड वाला भी आ गया, हालांकि फुली फिल्ड तो वो पूरा ऑक्टेट के हिसाब से देख रहे हैं। अगर हम बात करें ऑर्बिटल की भी, तो ऑर्बिटल जो है S वो फुली फिल्ड है। तो उस केस में क्या होता है कि एक तो है कॉन्फ़िगरेशन NS2 और एक है NS2P1। तो मैं सीधे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ एक बार, सीधे एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल जो आता है वो आता है बेरिलियम और बोरोन का, या फिर आप कह सकते हो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का। तो बेरिलियम और बोरोन की अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट से जब मैं राइट जा रहा हूं, समझ में आ रही बात, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो अपने कॉमन ऑर्डर क्या पड़ा, लेफ्ट से राइट आईपी बढ़ती है। तो जब मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो बेरिलियम से ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, बोरोन की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये आपके यहाँ पर ऑर्डर आएगा, ठीक है। और अगर मैं सेम नीचे वाले में देखूं तो वहाँ पर मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम जब जाऊँगा तो लेफ्ट से राइट आईपी बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसकी ज़्यादा होती है, मैग्नीशियम की ज़्यादा होती है, किससे, एल्यूमिनियम से। तो होता क्या है कि ये एक्सेप्शन आपको ध्यान रखने हैं। ये वाला एक्सेप्शन तो फिर भी थोड़ा कॉमन है, तो ये फिर भी सबको ध्यान रहता है, ये वाला सबको ध्यान नहीं रहता। अब देखिए इसका एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। मैंने जब MSc एंट्रेंस के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी में एग्जाम दिया था तो उसमें ये क्वेश्चन आया था मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम वाला, लेकिन मज़ेदार बात ये कि उस टाइम पे मुझे पता नहीं था, ठीक है, तो मैंने गलत कर दिया। तो मुझे ऐसे ध्यान है कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। तो देखिए जब आप टेस्ट देते हैं तो टेस्ट देने के बाद आपको दो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ध्यान रखनी होती है। एक तो ये कि कौन सा क्वेश्चन आपको आया नहीं, जो आपको याद नहीं था, या आप कन्फ्यूजन थे, या ढंग से तैयारी नहीं थी, तो एक तो वो क्वेश्चन आप ध्यान रखिए। दूसरा, जो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है वो आप ध्यान रखिए। तो ये क्या है कि आपकी कमियां जो रह गई इसको जब आप सुधारेंगे तो इंप्रूवमेंट होगा, और इंप्रूवमेंट होगा तो और आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो मेरी जो प्लस पॉइंट है वो यही है कि जब मैंने शुरू से, जब से एग्जाम देना शुरू किया है, 2008 में मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी, तब से जब से मैंने एग्जाम देना शुरू किया है, तो मैं एक चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन मुझे नहीं आए और कौन कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए। तो जब ये क्वेश्चन मैं इंप्रूव करता हूँ तो मेरा जो है नेक्स्ट टाइम परफॉर्मेंस क्या हो जाता है, बेटर हो जाता है। तो आप भी यही करिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते टेस्ट में या आपसे गलत हो जाते हैं उसको आप ध्यान रखिए। और जैसे जैसे मान लीजिए शीट मिलती है उसमें जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो आपको एक बार में आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आपको एक बार में नहीं है वो भी आप स्टार लगा लीजिए। तो जो टफ क्वेश्चन है या जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए वापस से आ जाते हैं। टाइप ऑफ ऑर्बिटल यूज की अगर हम बात करें तो एक तो S2 कॉन्फ़िगरेशन है, फुली फिल्ड है, और हमने क्या कहा, S जो है नाभिक के ज्यादा पास है कंपेयर टू P। तो उस केस में क्या होगा, ये एक्सेप्शन है। बेरिलियम की आईपी ज्यादा है बोरोन से, और मैग्नीशियम की आईपी ज़्यादा है एल्यूमिनियम से। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन की ज़्यादा है ऑक्सीजन से और फॉस्फोरस की ज़्यादा है
सल्फर से। तो ये आपके एक्सेप्शन हो गए। अब इसके बाद कॉमन ट्रेंड दे रखा है जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि जब हम लेफ्ट से राइट की बात करेंगे तो देखिए साइज के हमने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है, लेफ्ट से राइट साइज घटता है, तो लेफ्ट से राइट साइज घट रहा है या हम कहें लेफ्ट से राइट ZEF बढ़ रहा है, तो लेफ्ट से राइट जाने पे आईपी की वैल्यू बढ़ती है, लेफ्ट से राइट जाने पे क्या हो रहा है, आईपी की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, एक्सेप्शन जरूर है, कॉमन ट्रेंड की बात हो रही है, एक्सेप्शन आपके यहाँ पर 2 जगह आ गया। ठीक है, उसके बाद ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, तो साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन की दूरी है नाभिक से वो बढ़ रही है, तो दूरी बढ़ रही है तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है तो उसको आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, मतलब आईपी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये कॉमन ट्रेंड है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद दे रखा ऑर्डर, तो ऑर्डर जो है वो आपके ये 2 है, 2 का मतलब यहां से आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अगर हम बात करें ऑर्डर की तो लिथियम से शुरू करता हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हालांकि नियोन नहीं लेते हैं ऑर्डर में, नियोन लोगे तो लास्ट में उसकी ज्यादा हो जाएगी, नियोन छोड़ दिया मैंने एक बार। अब देखिए नॉर्मल ट्रेंड अगर मैं देखता तो लेफ्ट से राइट क्या होनी चाहिए थी, आईपी बढ़नी चाहिए थी, तो लेफ्ट से राइट नॉर्मल ट्रेंड ये होता, लेकिन 2 जगह एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन क्या आ गया कि बेरिलियम की ज्यादा है बोरोन से और नाइट्रोजन की ज़्यादा है ऑक्सीजन से, तो आप ऑर्डर को ऐसे लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अब आपको ये तो समझ में आ गया कि भाई ज़्यादा है बेरिलियम की, किससे, बोरोन से, तो इसको आप दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, लिथियम के बाद आप बोरोन लिख दीजिए, बोरोन के बाद बेरिलियम आ जाएगा, फिर कार्बन आ जाएगा, उसके बाद आप ऑक्सीजन लिख दीजिए, उसके बाद आ जाएगा नाइट्रोजन, उसके बाद आ जाएगा फ्लोरीन। ये आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। तो ये हमने बात करी सेकंड पीरियड की, ऐसे थर्ड पीरियड में हो जाएगा। थर्ड पीरियड की अगर मैं बात करूं तो सोडियम, सोडियम से ज़्यादा मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम से ज़्यादा एल्यूमिनियम की तो है नहीं, मैग्नीशियम की ज़्यादा है तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद फॉस्फोरस, उसके बाद सल्फर से ज़्यादा फॉस्फोरस की है तो मैं इसको ऐसे लिख दिया, सल्फर से ज़्यादा फॉस्फोरस की है तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आपके हो जाएगा क्लोरीन। समझ में आ रही बात? और इसी को मैं वापस से लिखूं तो ये ऐसे हो जाएगा सोडियम, फिर आ जाएगा एल्यूमिनियम, फिर आ जाएगा मैग्नीशियम, ठीक है, फिर सिलिकॉन, फिर सल्फर, फिर फॉस्फोरस और फिर क्लोरीन। तो ये आपके जो एक्सेप्शन है ये और ये 2 एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे आता है, ये ऑर्डर पूछते हैं। ठीक है, ये ऑर्डर और ये 2 एक्सेप्शन इस पे पूछते हैं क्वेश्चन, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सिंपल क्वेश्चन कोई लैंग्वेज से बना दे तो वो आपके लिए इतना टिपिकल नहीं होगा, आसानी से आप कर लोगे, बस ये एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है। तो ये तो थी बात आयोनाइजेशन एनर्जी की और फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए आगे दे रखा आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड पीरियोडिसिटी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड क्या है वो तो हमने देख लिया। उसके बाद आयोनाइजेशन पोटेंशियल से कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो इफेक्ट हो रही है या प्रभावित हो रही है, या वो कौन कौन सी जो प्रॉपर्टी है उसको इफेक्ट करता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख रखा है। फर्स्ट पॉइंट है मेटेलिक नेचर। फर्स्ट पॉइंट क्या है? मेटेलिक नेचर। अगर आपसे कोई पूछे मेटल क्या होता है तो देखिए छोटी क्लास में जब हम पढ़ते हैं ना धातु क्या होता है, मेटल क्या होता है, तो वहाँ लिखा होता है कि भाई ऐसे आवाज़ आनी चाहिए, टन 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 घंटी की आवाज़ आनी चाहिए, या उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है, या उसके पतले तार बनाए जा सकते हैं। छोटी क्लास में मेलेबिलिटी होनी चाहिए, डक्टेबिलिटी होनी चाहिए, शाइन होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर केमिकली हम डिफाइन करें मेटल को तो केमिकली डिफाइन ऐसे करते हैं मेटल को कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दे वो मेटल है। बहुत सिंपल है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दे, विच लूज इलेक्ट्रॉन इजीली आर मेटल्स। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दे वो क्या होते हैं? मेटल होते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें ठोस होना चाहिए तो ऐसे तो मरकरी ठोस नहीं है, लेकिन मेटल में काउंट होता है। तो देखिए मेटेलिक नेचर ने हमने क्या करा, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दे। अब इलेक्ट्रॉन त्यागते हमको कौन सी प्रॉपर्टी याद आ रही है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या कह रहा है कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, मतलब कम एनर्जी देनी। भाई आसानी से त्यागने का मतलब क्या है? भाई इलेक्ट्रॉन आप एनर्जी दे रहे तब वो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो एलिमेंट क्या कर रहा है? एनर्जी दे रहे हैं उसको, वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। अब अगर मैं कह रहा हूँ आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है मतलब उसको कम एनर्जी देनी पड़ रही है, मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। तो जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो ज़्यादा अच्छा मेटल होगा, और जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी वो कम अच्छा मेटल होगा। तो अगर मैं यहाँ कहूँ, मैं इधर मिटा के लिख देता हूँ कि मेटेलिक नेचर और आयोनाइजेशन पोटेंशियल की जो प्रॉपर्टी चल रही है वो उल्टी चल रही है। क्यों? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि जिसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है उसमें मेटेलिक नेचर कम है। तो शॉर्ट में समझने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
ऐसे लिख सकते हैं, मेटेलिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईपी। भाई आईपी जितनी कम होगी मेटेलिक नेचर उतनी ज्यादा होगी। अब आप इसको ऐसे देखिए कि हमने ट्रेंड देख लिया आईपी का, हमने क्या देखा, आईपी का ट्रेंड देख लिया, तो मेटेलिक नेचर का ट्रेंड उल्टा होगा, तो आईपी का ट्रेंड और मेटेलिक नेचर का ट्रेंड उल्टा चलेगा। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। भाई जितनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी उतना अच्छा मेटल है, कम एनर्जी का मतलब आयनेशन पोटेंशियल कम, तो आयनेशन पोटेंशियल का ट्रेंड ही है, लेफ्ट से राइट आईपी बढ़ रही है, तो मेटेलिक नेचर जो है लेफ्ट से राइट क्या होगी, घटेगी, और आयनेशन पोटेंशियल ऊपर से नीचे डाउन द ग्रुप जो है वो कम हो रही है, तो यहाँ पर मेटेलिक नेचर जो है वो बढ़ेगी। तो आप ये देखोगे कि सबसे कम मेटेलिक नेचर जो है वो यहाँ पर है और सबसे ज्यादा मेटेलिक नेचर जो है वो यहाँ पर है। तो मेटेलिक नेचर की अगर हम बात करें तो ये यहाँ से यहाँ ऐसे ट्रेंड चलता है। सबसे अच्छे मेटल यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर का मतलब पहली बात तो अगर ग्रुप में बात करें तो एल्कली मेटल, क्योंकि यहाँ तो सबसे बेकार है। सबसे ज़्यादा मेटेलिक नेचर एल्कली मेटल की होती है और उसमें भी जैसे जैसे नीचे जाते हैं मेटेलिक नेचर बढ़ती है। तो आयनेशन पोटेंशियल के हिसाब से मेटेलिक नेचर सबसे ज़्यादा कहाँ है, लेफ्ट में और डाउन में, बॉटम लेफ्ट कह सकते हो। और सबसे कम मेटेलिक नेचर जो है टॉप राइट। समझ में आ रही बात? तो अगर कोई कहे सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कहाँ पर प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में, तो टॉप राइट पे, और सबसे ज़्यादा मेटेलिक कहाँ पर है, बॉटम लेफ्ट में। समझ में आ गई बात? तो ये तो थी बात मेटेलिक नेचर की। दूसरा दे रखा है एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी समझा सकते हो, हालांकि बुक में दे रखा है एक जगह तो मैंने कंसिडर कर लिया, इसको आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रही बात? तो देखिए ये क्या कर रहा है कि हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, हाइड्रोक्साइड मतलब OH ग्रुप होता है। तो अब हुआ क्या, एक एटम अलग है और एक है ऑक्सीजन और एक है हाइड्रोजन। तो अब क्या हुआ, ये मैंने शो कर दिया, एक है X कोई एटम है मान लीजिए अननोन, एक है O और एक है H। तो अब यहाँ पर दो बॉन्ड प्रेजेंट है, एक X और O के बीच में और एक O और H के बीच में। अब मेन बात यह है कि बॉन्ड टूटेगा कौन सा, जो बॉन्ड टूटेगा उसके हिसाब से नेचर डिसाइड होगी। भाई अगर ये वाला बॉन्ड टूटा तो OH ग्रुप अलग हो गया, OH ग्रुप अलग हो गया मतलब बेस है, और ये वाला बॉन्ड टूटा तो H अलग हो गया मतलब एसिड है। एसिड बेस मैंने आपको पढ़ा रखा है आईडी के इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पर डिपेंड क्या कर रहा है कि बॉन्ड कौन सा टूट रहा है, और बॉन्ड कौन सा टूटेगा वो किस पर डिपेंड कर रहा है। इसको अगर हम आयनेशन पोटेंशियल से समझें तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर X की IP जो है वो हाइड्रोजन से कम है, X की IP कम है हाइड्रोजन से, इसका मतलब ये है कि ये जो है बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कह सकते हो, वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि ये आप आयनेशन पोटेंशियल की जगह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आप काम में ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या कहा कि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या आयनेशन पोटेंशियल अगर हाइड्रोजन से कम है तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, मतलब बेसिक नेचर का है। और अगर X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या आयनेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा। समझ आ रही बात? तो कहने का मतलब क्या हुआ, आयनेशन पोटेंशियल कम किसकी होती है, यहाँ पर एल्कली मेटल की। तो एल्कली मेटल के जो हाइड्रोक्साइड हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। और अगर मैं बात करूं राइट हैंड साइड की तो उनके जो हाइड्रोक्साइड है वो क्या होंगे, एसिडिक नेचर के। एग्जांपल ले लेते हैं, एक है NaOH, एक है HOCl, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि सोडियम की आयोनेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, बेसिक नेचर के हो गए। और वहां की अगर हम बात करें तो यहां पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, क्या हो गया, एसिड हो गया। तो हाइड्रोक्साइड जो है उसको आप कैसे याद कर सकते हो, प्रॉपर्टी। अब देखिए ये याद कर लेना, आप काम आएगी, आपके बेसिक प्रॉपर्टी है। तो सिंपल सा इसका जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि ऊपर से नीचे और लेफ्ट से राइट जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं, ठीक, मतलब हाइड्रोक्साइड कह देते हैं, मेटल नहीं कह रहा मैं, हाइड्रोक्साइड्स की मैं बात कर रहा हूं। तो ऊपर से नीचे अगर हम जा रहे हैं तो बेसिक नेचर जो है वो बढ़ती है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है या आयनेशन पोटेंशियल कम हो रही है। और लेफ्ट से जब राइट जाते हैं तो बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, घटती है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। ये एक ट्रेंड हो गया। तो सबसे ज़्यादा बेसिक हाइड्रोक्साइड अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ पर मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे, एल्कली मेटल के नीचे नीचे, मतलब जो ज़्यादा अच्छा मेटल है उसका हाइड्रोक्साइड उतना ही बेसिक होगा, ऐसे याद कर लो। तो मेटेलिक नेचर सबसे ज़्यादा यहाँ पर थे तो हाइड्रोक्साइड सबसे ज़्यादा बेसिक यहाँ होगा। और एसिडिक हाइड्रोक्साइड की बात करें
तो जो सबसे बेकार मेटल है या सबसे अच्छा नॉन मेटल है वहाँ पर एसिडिक हाइड्रोक्साइड पाए जाएंगे, मतलब यहाँ पर पाए जाएंगे। समझ में आई बात? तो ये आपको ध्यान रखना है। लेफ्ट में जो है वो हाइड्रोक्साइड की नेचर बेसिक है और राइट में हाइड्रोक्साइड की नेचर एसिडिक है। ऊपर से नीचे बात करें तो नीचे वाला ज़्यादा बेसिक है। तो ट्रेंड पूछता है वो क्या पूछेगा? लिथियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ETC सीजियम हाइड्रोक्साइड है। बताओ सबसे अच्छा बेसिक नेचर किसका होगा या सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर किसका होगा? तो ऊपर से नीचे बेसिक नेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। हाइड्रोक्साइड का बेसिक नेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सेम कंसेप्ट, या हालांकि तो बॉन्ड टूटने की बात है, अगर ट्रेंड की बात करें तो ऑक्साइड का ट्रेंड भी यही होता है। ऊपर से नीचे बेसिक नेचर ऑक्साइड की बढ़ती है और लेफ्ट से राइट एसिडिक नेचर ऑक्साइड की बढ़ती है। तो हाइड्रोक्साइड का ही या ऑक्साइड का ट्रेंड एक ही रहता है। समझ में आई बात? ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब हालांकि ये जो कंसेप्ट है ये आपके अलग अलग ब्लॉक में जब हम पढ़ते हैं वहाँ भी डिवाइड हो जाता है। जैसे एस ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहाँ डिवाइड हो जाता है। अब एस ब्लॉक आपके है नहीं तो मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ इसको कंसिडर नहीं किया है, मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया। समझ में आ रही बात? इसके बाद ये तो बात होगी एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड की। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपसे कोई पूछे तो नॉर्मली हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से बता देते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे भाई सोडियम जो है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो आप सिंपल क्या कहोगे? क्योंकि सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो S1 है, NS1 है। क्या है? NS1। जैसे मान लीजिए लिथियम है या सोडियम है, तो आप क्या कहोगे? +1 शो करता है। क्यों? क्योंकि एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल का कॉन्फिगरेशन है NS1। अगर आपसे कोई पूछे मैग्नीशियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो आप कहोगे +2 क्योंकि कॉन्फिगरेशन है NS2। तो ये तो सिंपल हम याद कर लेते हैं कि भाई एल्कली मेटल है तो +1, एल्कली अर्थ मेटल है तो +2। लेकिन अगर इसके पीछे टेक्निकल रीजन देखें तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन जो है या एक्सपेरिमेंटल जो रीजन है वो ये है, सारा खेल एनर्जी का होता है। सारा खेल किसका होता है? एनर्जी का। भाई एनर्जी अगर अवेलेबल है तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा सकता है, नहीं तो नहीं बढ़ा सकता। भाई ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये तो हमने देख लिया कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है बढ़ती है, फर्स्ट से ज़्यादा सेकंड की, सेकंड से ज़्यादा थर्ड की। तो अब यहाँ पर कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको यहाँ डेटा से बता देता हूँ। सोडियम की अगर हम बात करें तो फर्स्ट आईपी दे रखी है 5.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है 5.14। सेकंड की बात करें तो 47.29, थर्ड की बात करें तो 71.65, ठीक है। मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम के लिए दे रखा है फर्स्ट दे रखी है 7.67, सेकंड दे रखी है 15.03 और थर्ड दे रखी है 80.12। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो कंसेप्ट है, पॉइंट है, वो क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट ये है कि कंजिक्यूटिव आईपी, कंजिक्यूटिव आईपी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो बढ़ते हुए क्रम में आईपी की वैल्यू है, मतलब आईपी फर्स्ट आईपी के बाद सेकंड आईपी, सेकंड आईपी के बाद थर्ड आईपी। तो कंजिक्यूटिव आईपी में अगर डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, मतलब फर्स्ट आईपी सेकंड आईपी की तुलना करें या सेकंड की थर्ड की तुलना करें या थर्ड की फोर्थ की तुलना करें, अगर दोनों कंजिक्यूटिव आईपी, कंजिक्यूटिव का मतलब निरंतर वाली, ऐसा नहीं फर्स्ट और थर्ड का डिफरेंस देखना है हमें, फर्स्ट और सेकंड का, सेकंड थर्ड का, ऐसा डिफरेंस देखना है। तो कंजिक्यूटिव आईपी में अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम का अंतर आ रहा है, ध्यान रखना, तो जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। समझ में आ रही बात? और अगर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का अंतर आ रहा है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जिस्ट नहीं करती का मतलब पॉसिबल नहीं है। समझ में आई बात? कि अगर दोनों में 11 से कम का अंतर है तो लोअर वाली एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो हायर में चला जाएगा, और 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा का अंतर है तो हायर वाली एग्जिस्ट नहीं करेगी, लोअर में ही रहेगा। अब हम इसको डेटा से देखते हैं। तो देखिए सोडियम की मैं बात करूँ, यहाँ बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम की फर्स्ट और सेकंड में अगर मैं अंतर निकालूं, भाई फर्स्ट और सेकंड का अंतर निकालना है कंजिक्यूटिव का, तो सेकंड का डेटा है 47.29 और फर्स्ट का डेटा कितना है 5.14। तो जब आप इसका अंतर निकालेंगे तो बाद, चलो मैं एग्जैक्ट निकाल देता हूँ, 9 में से 4 गए 5, 1, 7 में से 5 गए 2 और ये 42। तो हमने क्या कहा था कि अगर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा का अंतर आ रहा है तो हायर वाली एग्जिस्ट नहीं करेगी। हायर का मतलब सेकंड आईपी देने को आप अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है फर्स्ट और सेकंड में, तो इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +1। वहीं पर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम के केस में फर्स्ट और सेकंड का अगर मैं अंतर देखूं तो सेकंड जो है वो दे रखी है आपके 15.03
और फर्स्ट दे रखी है 7.67, ये दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके आएगा, देखिए 3 जो है 6 आ गया, 10 में से 6 गए 4, एक यहाँ से निकल चुका है, ये हो गया 7.46। तो अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो लोअर एग्जिस्ट नहीं करेगी, मतलब +1 में तो ये नहीं रहेगा, सेकंड में तो जाएगा ही जाएगा। अब सेकंड और थर्ड में कंपेयर करना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया थर्ड और यहाँ लिख दिया सेकंड। थर्ड की अगर हम बात करें 80.12 है और सेकंड की बात करें तो 15.03 है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखिए कितना आ जाएगा 0.09, तो यहाँ आ गया और ये आ गया आपके 65, मतलब 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा आ रहा है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल नहीं है। तो मैग्नीशियम किस में एग्जिस्ट कर रहा है, +2 में, तो ये भी एक इसकी एप्लीकेशन है। कंजिक्यूटिव आईपी का अगर हम अंतर देखें तो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर कम होता है तो लोअर वाली एग्जिस्ट नहीं करती, और 16 से ज़्यादा होता है तो हायर वाली एग्जिस्ट नहीं करती। हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा आरपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, डेटा दे दिया, सॉल्व करके बता दिया। आगे चलते हैं, हाईएस्ट आईपी। तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, यहाँ पर जब मैंने आपसे कहा था हाफ फील्ड और फुली फील्ड वाला पॉइंट, तो मैंने कहा था फुली फील्ड वाला की इंपॉर्टेंस इसलिए कम हो जाती है क्योंकि वो एक्सेप्शन नहीं है। भाई नॉर्मल ट्रेंड में लेफ्ट से राइट में ज़्यादा होनी चाहिए थी, तो नोबल गैस राइट ही राइट में है तो ज़्यादा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाईएस्ट आईपी जो है वो हीलियम की होती है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जो है आईपी बढ़ रही है और ऊपर से नीचे कम हो रही है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यहाँ पर, सबसे कम कहाँ पर है, यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, हीलियम की, सबसे कम किसकी है, सीजियम की। अब देखिए सीजियम की हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है, तो नॉर्मली कंसीडर हम उसको नहीं करते हैं। अगर ऑप्शन में फ्रेंशियम आ जाए तो उसको भी लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली प्रॉपर्टी जब हम कंपेरिजन करते हैं तो सीजियम तक ही करते हैं। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर हाईएस्ट जो है आईपी वो हीलियम की हो गई है और जो लोएस्ट आईपी है वो सीजियम की हो गई है। अब आगे दे रखा है इन अ पीरियड, अगर हम एक पीरियड की बात करें, आवर्त की बात करें, तो हाईएस्ट किसकी होगी, नोबल गैस की, लोएस्ट किसकी होगी, एल्कली मेटल की। तो ये इसमें लिखा हुआ है कि अगर वो लैंग्वेज में पूछ ले कि एक आवर्त की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आईपी किसकी होगी, नोबल गैस की, जो कि हमने ऊपर देख लिया किसकी होगी, नोबल गैस की। और लोएस्ट आईपी की अगर हम बात करें तो एल्कली मेटल की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, एल्कली मेटल, क्षारीय धातु की हो जाएगी। तो ये बात थी हाईएस्ट आईपी की और लोएस्ट आईपी की। अगर वो ग्रुप में गए तो ऊपर वाले की तो कम है, ऊपर वाले की आईपी ज़्यादा है और नीचे वाले की आईपी कम है। तो ये जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखिए आगे दे रखा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, किसी आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, ऐड करने पर जो एनर्जी निकलती है उसको इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अब देखिए ये स्टेटमेंट जनरल है कि एनर्जी निकलती है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल के केस में तो फिक्स है कि एनर्जी निकलेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर कई बार क्या होता है, एनर्जी देनी पड़ती है। मैक्सिमम केस में एनर्जी निकलती है, एक्सेप्शनली क्या होता है, एनर्जी देनी पड़ती है। अब कब देनी पड़ती है हम देख लेंगे। तो वापस से रिपीट कर देता हूँ, किसी उदासीन विलगित गैसीय परमाणु, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो एनर्जी निकलती है, या आप ऐसे भी कह सकते हो जो एनर्जी चेंज होता है, उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। नॉर्मल केस में, मैक्सिमम केस में एनर्जी निकलती है। तो ये जो प्रोसेस है एक्सोथर्मिक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो था वो एंडोथर्मिक प्रोसेस था। समझ आ रही बात। अब यहाँ पर हम बात करें, देखिए एक चीज का ध्यान रखना, स्टैंडर्ड नोटेशन अलग है और आरपीएससी जो नोटेशन काम में ले रही है वो अलग है। तो आपको आरपीएससी के हिसाब से पढ़ना है। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। होता क्या है कि जब हम नॉर्मल बात करते हैं, अगर मैं इस रिएक्शन की हीट की बात करूँ तो ये आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो डेल एच होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होता है कि डेल एच नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव मानी जाती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव कब कहते हैं, नॉर्मल केस में जब एनर्जी निकलती है, और अगर बाय चांस एनर्जी देनी पड़ जाए तो उस केस में डेल एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी उस केस में, नेगेटिव। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, लेकिन आरपीएससी इसके अलग से नोटेशन ना मानकर इसी कोई नोटेशन मान के चल रही है। मतलब कि अगर आपके एनर्जी निकलती है तो उसको नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह रही है आरपीएससी, और एनर्जी देनी पड़ रही है तो उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह रही है। तो आपको आरपीएससी के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, मतलब जो एक्चुअल में होता है उसका उल्टा पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रही बात।
तो अगर एनर्जी निकल रही है तो आरपीएसओ उसको नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह रही है, और एनर्जी देनी पड़ रही है तो आरपीएसओ उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह रही है। जबकि स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होता है कि अगर एनर्जी निकलती है तो डेल एच नेगेटिव होता है और ई ए पॉजिटिव होता है। तो आरपीएससी के अकॉर्डिंग आप यही वाले नोटेशन ध्यान में रखना। समझ में आ गई बात। अब अगर हम बात करें ट्रेंड की, तो लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है और ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो रही है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई आपके अगर एटम छोटा है तो नाभिक जो है वो नए वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से ले लेगा क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, और अगर एटम बड़ा होगा तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बहुत ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ेगा। तो ये ट्रेंड है। हालांकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड बहुत सही ट्रेंड नहीं है, एक्सेप्शन है उसमें। अब देखिए नोबल गैस की बात करें तो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है। कैसे? आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा थी। अब आप ये देखेंगे लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है तो सबसे ज़्यादा नोबल गैस की होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी तो क्या आ गई, 0 आ गई। क्यों आ गई भाई? आपको करना क्या है, इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। इलेक्ट्रॉन जोड़ने पे जो एनर्जी चेंज होगा उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। अब नोबल गैस तो ऑक्टेट फील्ड है, उसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। आप इलेक्ट्रॉन जोड़ने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा ही नहीं। तो नॉर्मल केस में उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन जब जुड़ता ही नहीं है तो काहे की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो हम क्या कहते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है नोबल गैस की वो क्या है, 0 है। समझ में आई बात। इसके बाद अगर हम बात करें नाइट्रोजन की और फॉस्फोरस की, तो इसके लिए आपको अब जब आप नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो एनर्जी निकलेगी नहीं, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात। मेनली तो नाइट्रोजन ही है, लेकिन आरपीसी फॉस्फोरस भी मान लेती है, हालांकि ऑथेंटिक डेटा में बहुत कम एनर्जी होती है, मान लीजिए आप भी। तो आपने क्या माना कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के केस में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी मतलब डेल एच पॉजिटिव है, तो डेल एच पॉजिटिव है तो आरपीसी इसके लिए क्या करिए कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, समझ आ रही बात। तो यहाँ पर क्या है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, एनर्जी देनी पड़ रही है तो डेल एच पॉजिटिव है। तो देखिए वैसे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है, लेकिन आरपीसी क्या कह रही है कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप आरपीसी के हिसाब से चलना, मतलब आरपीसी इसी को साइन मान रही है, डेल एच वाले को ही। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर एनर्जी आपको देनी पड़ रही है, तब जाके जोड़ रहा है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। भाई नोबल गैस ने तो मना ही कर दिया, बोले जोड़ लगा लो, मैं तो नहीं जुड़ने दूं। लेकिन ये चलो ये है कि थोड़ा जोर लगाओगे तो ये जुड़ जाएगी, लेकिन आपको फिर क्या है, जोर लगाना पड़ेगा। जोर लगाओगे तो मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो डेल एच पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आरपीसी के हिसाब से पॉजिटिव है, नेट गेट के हिसाब से नेगेटिव है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलते हैं। एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ मेटल की बात करें तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन लगभग स्टेबल ही है, S2 कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ता। तो यहाँ पर हम सिंपल क्या कह लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो लो होती है या 0 होती है, ऐसे कह सकते हैं। मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन जुड़ नहीं रहा है यहाँ पर, तो हम क्या कह रहे हैं, या तो लो है या 0 है। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है एक्सेप्शन किस में है, थर्ड और सेकेंड पीरियड में। थर्ड और सेकेंड पीरियड में कैसे भाई, हमने क्या कहा, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो सेकंड के नीचे थर्ड आता है, तो ऊपर से नीचे जाने पर कम हो रही है, तो ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, सेकंड पीरियड की, लेकिन ज़्यादा है किसकी, थर्ड पीरियड की। ये एक्सेप्शन है। और इसी के बेस पे ये जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है क्लोरीन और फ्लोरीन पर। और सेम टू सेम आप ऑक्सीजन और सल्फर भी कह सकते हो। ऑक्सीजन और सल्फर नॉर्मली आपको लगता है ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन सल्फर की ज़्यादा है। अब ऐसा होता क्यों है, इसको हम ऐसे समझा सकते हैं कि जब हम सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में कंपेयर करते हैं तो सेकंड पीरियड के लिए हम क्या कहते हैं कि भाई सेकंड पीरियड का जो साइज है वो बहुत छोटा है कंपेयर टू थर्ड। तो जैसे मान लीजिए अब आपको इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, अगर मैं मान लीजिए फ्लोरीन की बात करूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ दिए, 1 2 3 4 5 6, ये 7वां जोड़ दिया। अब नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो हम क्या करें कि साइज छोटा है तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से। भाई ये आ रहा है, जुड़ने के लिए आ रहा है, अच्छे खुशी खुशी आ रहा है। लेकिन अब ये जो बाहर ये जो बैठे हैं, सेना जो बैठी है कटप्पा की, ये इसको आने नहीं देगी। ये क्या करेगी, इसको रिपेल करेगी। अब क्योंकि साइज छोटा है तो जगह बहुत कम है ऐड होने के लिए, तो अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस का ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि साइज कम है तो रिपल्शन फोर्स भी क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम हो जाती है। समझ में आ रही बात। इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड और थर्ड पीरियड में एक्सेप्शन है, थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड से ज़्यादा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे जो क्वेश्चन बन सकता है वो सबसे पहले इसी पे बन सकता है। तो एक इस पे बन सकता है, इस पे बन सकता है, नोबल गैस पे बन सकता है, नोबल गैस पे पूछते नहीं है, इस पे बन सकता है, एल्कली मेटल पे बन सकता है, और सबसे ज़्यादा इस पे बनता है।
बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है नहीं। तो ये मैंने आपको बता दिया, क्लोरीन और फ्लोरीन में से ऑर्डर पूछेगा या सल्फर और ऑक्सीजन में से पूछेगा, या ये पूछ लेगा सबसे ज़्यादा किसकी है सबसे कम किसकी है। समझ में आ गई बात। इसके बाद अगर हम बात करें हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, क्लोरीन है, ध्यान रखना कई बार आ चुका है। हाईएस्ट और लोएस्ट ध्यान रखना, इसमें लोएस्ट का कंसेप्ट दे नहीं रखा है क्योंकि जीरो हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होती है, याद रखना। अब आगे क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए क्वेश्चन हमने क्या देखा कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो एनर्जी निकल रही है। जब हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो एनर्जी निकल रही है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पे, कि भाई कौन सा प्रोसेस तो एंडोथर्मिक है और कौन सा प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा ऑक्सीजन में मैंने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा और क्या बन गया O-, तो यहाँ पर जो डेल H है, इसको मैं डेल H1 कह देता हूँ, ये नेगेटिव आएगी। नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट निकल रही है। अब मैंने क्या करा, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, मैं वापस से लिख देता हूँ, O- है, उसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया। तो जब मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो क्या बन गया O2-। अब यहाँ पर क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन तो खुशी खुशी जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं थी। अब जब आप उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो ये तो माइनस पहले से ही है, ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या है, जानी दुश्मन है। तो ये इसको जुड़ने नहीं देगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो ये खुशी खुशी नहीं जुड़ेगा, जबरदस्ती जोड़ना पड़ेगा। तो जब जबरदस्ती जोड़ोगे तो डेल H जो है, डेल H2 वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसको आप ऐसे समझ लो कि भाई इसकी एक भूख होती है ना भाई, जैसे मान लो मेरी भूख है 4 रोटी की, तो आप 4 रोटी मुझे खिलाओगे तो मैं खुशी खुशी खा लूंगा। अब आप कहोगे कि 40 रोटी खाओ, तो फिर खुशी खुशी नहीं खाऊंगा, जबरदस्ती खिलानी पड़ेगी। तो वैसे ही इसकी भूख कितनी है, एक इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन इसने खुशी खुशी ले लिया। अब आप उसको जबरदस्ती अगर करोगे इलेक्ट्रॉन देने के लिए तो खुशी खुशी नहीं लेगा, उसको आपको जबरदस्ती करनी पड़ेगी। जबरदस्ती करने का मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके लेगा। तो यहाँ पर O- तो डेल H नेगेटिव और O- से O2- डेल H पॉजिटिव। अब हुआ क्या कि पहला वाला प्रोसेस तो एक्सोथर्मिक है और ये एंडोथर्मिक है। अब इसको मैं ओवरऑल करूं, दोनों को सम करूं, तो दोनों का सम क्या आएगा, O+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स O2-। तो दोनों में से अगर हम बात करें तो जो डेल H2, जो डेल H1 है और डेल H2 है, तो डेल H2 का जो है मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं वो ज्यादा होता है। डेल H2 का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब जितनी एनर्जी निकली एक इलेक्ट्रॉन देने पर, दूसरे इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए उससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो ओवरऑल अगर मैं डेल H3 की बात करूं, डेल H3 क्या है, दोनों का सम, तो ये भी आपके पॉजिटिव आती है। इसका मतलब अगर आप डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन वाली इक्वेशन देखोगे तो ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो कहने का मतलब है आपके क्वेश्चन बनेगा कौन सा प्रोसेस एंडोथर्मिक है या कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक है और कौन सी एक्सोथर्मिक है। एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा एक्सोथर्मिक, एक माइनस है उसमें एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ा एंडोथर्मिक। पहली एक्सोथर्मिक, दूसरी एंडोथर्मिक, और दोनों एक साथ दिखा रहा है तो भी एंडोथर्मिक। तो केवल ये वाली एक्सोथर्मिक है, बाकी ये दोनों एंडोथर्मिक है। ये मैंने यही शो कर रखा है कि भाई माइनस में माइनस जोड़ा, सल्फर में माइनस जोड़ा, एंडोथर्मिक है। दोनों एक साथ जोड़े एंडोथर्मिक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक जोड़ा तो एक्सोथर्मिक है, ये क्वेश्चन बनता है। अब इसके बाद दे रहेगा बॉन्ड हैबर साइकिल। अब बॉन्ड हैबर साइकिल क्या है, क्वेश्चन आता है बॉन्ड हैबर साइकिल का क्या यूज है। तो बॉन्ड हैबर साइकिल का ये यूज है कि इसमें 5-6 तरह की एनर्जी दे रखी है। अगर आपको एक को छोड़कर बाकी सारी एनर्जी के डेटा पता है तो आप दूसरी जो नहीं पता वो निकाल सकते हो। इसमें आप क्या कह सकते हो भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेटा निकाल सकते हो या लैटिस एनर्जी का डेटा निकाल सकते हो, जो आपके पास नहीं है। तो बाकी तो क्या होता है, इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या एक्सपेरिमेंटली डेटा निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेटा हम बॉन्ड हैबर साइकिल से निकालते हैं। लेकिन क्वेश्चन आरपीसी ने पूछ रखा है उसमें लैटिस एनर्जी पूछ रखा है, तो भी कोई लड़ने वाली बात नहीं कि हमने तो बॉन्ड हैबर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालनी है, आरपीसी ने ऐसे कैसे पूछ लिया लैटिस एनर्जी का। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको चलना है। लैटिस एनर्जी आरपीसी ने पूछ रखा है। तो बॉन्ड हैबर साइकिल कुछ नहीं है, जो एक रिएक्शन आप डायरेक्ट पढ़ते हो उसमें जितनी भी स्टेप इन्वॉल्व है सारी स्टेप दे रखी है, और सब स्टेप में कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है वो दे रखी है। तो उन सारी एनर्जी का रिजल्ट है वो सेम आना चाहिए। आपने थर्मोडायनेमिक्स में हेस लॉ पढ़ा था। हेस लॉ क्या कहता है कि आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहे हो या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हो, तो चाहे किसी भी पाथ से जाओ एनर्जी चेंज क्या होगा, सेम होगा। हेस लॉ है ये, तो वही फॉलो हो रहा है, हेस लॉ पे बेस्ड है ये बॉन्ड हैबर साइकिल। तो बॉन्ड हैबर साइकिल की एप्लीकेशन क्या है कि जितनी भी एनर्जी उसमें से एक को छोड़ के बाकी सब पता है, तो उस एक को आप निकाल सकते हो। अब कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है, कौन कौन सी एनर्जी किसको क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। अब मुझे करना क्या है, फाइनल रिएक्शन ये है मेरी, सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स NaCl। सोडियम इसकी ओरिजिनल फॉर्म सॉलिड है, प्लस क्लोरीन की ओरिजिनल फॉर्म गैस है, और क्या बन गया NaCl सॉलिड। तो ये जो ओवरऑल रिएक्शन है, इसके लिए जब मैं हीट चेंज की बात करूंगा उसको मैं कहूंगा हीट ऑफ फॉर्मेशन। उसको मैं क्या कहूंगा,
हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक्स में आपको अलग अलग तरह की हीट पढ़ा रखी है। हीट ऑफ फॉर्मेशन आप ऐसे कह सकते हो कि जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसका 1 मोल बनाना है। पहली बात तो प्रोडक्ट 1 मोल होना चाहिए, तो ये 1 मोल होना चाहिए। दूसरा, जिससे आप बना रहे हो वो एलिमेंटल फॉर्म होनी चाहिए और उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें होनी चाहिए। मतलब सोडियम है तो सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए और क्लोरीन है तो गैस फॉर्म में होनी चाहिए। ये 2 कंडीशन फॉलो करनी है। तो ये जो ओवरऑल रिएक्शन है उसकी जो हीट चेंज है वो हो गई हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, समझ में आ गई बात। एक हीट मैंने आपको बता दी। अब दूसरी बात ये है कि ये स्टेप अगर आप चाह रहे हो स्पॉन्टेनियस हो या ये जो रिएक्शन है वो हो जाए आसानी से, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? नेगेटिव। मतलब ओवरऑल एनर्जी निकलनी चाहिए, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होना चाहिए। अब यहाँ 5 स्टेप दे रखे हैं, 5 स्टेप कौन कौन से देख लेते हैं। अब आप खुद पहचान जाओगे। सबसे पहला स्टेप है सोडियम सॉलिड फॉर्म में जिससे बन रहा है गैस। तो सॉलिड से गैस जब हम बना रहे हैं तो इसको हम देते हैं सब्लिमेशन एनर्जी, उधर्पातन ऊष्मा। सब्लिमेशन एनर्जी मतलब सॉलिड से गैस। अब सब्लिमेशन एनर्जी देनी पड़ रही है, समझ में आ रही है बात। मतलब हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव है, डेल एच क्या है? पॉजिटिव। ये डेल एच लिख देता हूँ मैं इसको। ठीक है, डेल एच पॉजिटिव। अलग अलग फॉर्म है एनर्जी की, लेकिन ओवरऑल अगर हम हीट चेंज की बात करें तो पॉजिटिव, मतलब एनर्जी देनी पड़ रही है। दूसरा है कि भाई सोडियम गैस है, उसमें आपने क्या करा? एनर्जी दी इसको, एनर्जी दी तो सोडियम प्लस आयन बन गया और इलेक्ट्रॉन बन गया। अब आप खुद सोचो कि भाई न्यूट्रल एटम से पॉजिटिव आयन बनाना है, कौन सी एनर्जी चाहिए? कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी? आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये आपके आईपी काम आ रही है यहाँ पर, जो कि क्या है? पॉजिटिव। ये भी आपको एनर्जी देनी पड़ रही है। तीसरा स्टेप दे रखा है हाफ Cl2 गिव्स Cl। अगर हाफ नहीं लगाता तो Cl2 गिव्स 2Cl होता, इसको हम कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये हाफ है तो हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या काम आ रही है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या सिंपल बॉन्ड एनर्जी भी आप कह सकते हो। तो ये हाफ के फॉर्म में बैलेंस करेंगे तो हाफ आ जाएगा। ये भी आपको देनी पड़ रही है। मज़ेदार बात ये है भाई, हमने क्या कहा? ओवरऑल एनर्जी निकलनी चाहिए। अब यहाँ तो सारी देनी पड़ी है अभी तक, तो ये भी देनी पड़ी, ये भी देनी पड़ी, ये भी देनी पड़ी। निकलेगी कब? ये आ गया क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन। तो Cl में से एक, Cl में आपने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, Cl माइनस बन गया। कौन सी एनर्जी है? ये पढ़ी अभी हमने, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए डेल एच की बात करें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव। समझ में आ रही बात। उसके बाद सोडियम प्लस और Cl माइनस आयन गिव्स NaCl। इसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा कहते हैं हिंदी में। तो ध्यान रखना, कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है हीट ऑफ फॉर्मेशन में और लैटिस एनर्जी में। भाई दोनों में हमें क्या याद है? सोडियम क्लोरीन से NaCl बनाना है। इधर भी सोडियम क्लोरीन से NaCl बनाना है, इधर भी सोडियम क्लोरीन से NaCl बनाना है। दोनों में फर्क क्या है? लैटिस एनर्जी में आयन से बना रहे हो आप। लैटिस एनर्जी में सोडियम आयन है और क्लोरीन आयन है, दोनों गैसेस फॉर्म में। जबकि हीट ऑफ फॉर्मेशन में एलिमेंटल फॉर्म है, वो भी उसकी ओरिजिनल फिजिकल स्टेट में। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो कुल मिला के कितनी एनर्जी है? 5 एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या है? नेगेटिव। तो यहाँ पर 5 में से 3 एनर्जी पॉजिटिव है, 2 एनर्जी नेगेटिव है। अगर आप चाहते हो कि भाई आपका जो क्रिस्टल है वो बन जाए या जो भी कंपाउंड बनाना चाह रहे हो बन जाए, तो डेल एच नेगेटिव आनी चाहिए। डेल एच नेगेटिव का मतलब क्या है? कि सब्लिमेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होनी चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए और लैटिस एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब स्टेबल आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड ही है। आगे हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में कि आयनिक कंपाउंड बनने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है। तो ये एनर्जेटिकली फेवरेबल कंडीशन क्या है? कि जो एनर्जी देनी पड़ रही है वो कम होनी चाहिए और जो एनर्जी निकल रही है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो जो एनर्जी दे रहे हो कौन कौन सी है? सब्लिमेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होनी चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होनी चाहिए। ज़्यादा कौन सी होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थी बॉन्ड हेबर साइकिल। बॉन्ड हेबर साइकिल से आप क्या कर सकते हो? ये चीज़ें पता लगा सकते हो। कोई क्वेश्चन में ये भी कह सकता है भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पता लगा सकते हो, लैटिस एनर्जी पता लगा सकते हो। वैसे देखा जाए तो एक्सपेरिमेंटल डेटा से बाकी सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हम जो निकालते हैं वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालते हैं। इससे क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हिंदी में कहते हैं विद्युत ऋणता। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, डिफाइन कैसे करें? तो सिंपल सा मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम है, तो 2 एटम के बीच में एक बॉन्ड है। बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर खींचने की जो क्षमता है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह रहे हैं, या जो पावर है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह रहे हैं। द पावर ऑफ एन एलिमेंट और एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर
टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब यहाँ पर जब डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेशन हम क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए ए और बी कोई मॉलिक्यूल है, ए बी करके कोई मॉलिक्यूल है, ये मैंने कह दिया। अब इसके बीच में बॉन्ड बना हुआ है और बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन है बीच में, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता जिसके पास ज़्यादा है उसको हम कह रहे हैं कि उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। अब इसकी डेफिनेशन से एक चीज़ समझ में आई, हमने क्या देखा कि जब हमने आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करी, तो वहाँ पर हमने क्या कहा, विलगित गैसीय परमाणु, तो वहाँ पर कोई खेचमतानी कुछ नहीं हो रही, यहाँ हो रही है खेचमतानी, समझ आ रही बात। तो वहाँ विलगित गैसीय परमाणु था, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आइसोलेटेड गैसेज एटम की प्रॉपर्टी है, जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी नहीं है। भाई खींचने की क्षमता तो तब होगी जब सामने कोई होगा, अब बिना किसी सामने किसी ने पकड़ नहीं रखा, रस्सी खींच रहे, कोई क्षमता पता चलेगी क्या? भाई एक टीम है अकेली को खिलाते उससे पता चलेगा कि अच्छी टीम है बुरी, जब तक मैच नहीं कराओगे। तो कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक कंपेरेटिव प्रॉपर्टी है जिसमें दो अलग अलग एटम हम लेते हैं तब कंपेयर करते हैं कि किसकी खींचने की क्षमता ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि बाकी जो हमने पढ़ा उनकी एनर्जी की यूनिट थी, मतलब उनकी यूनिट थी कि भाई हम उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले रहे हैं, जूल में ले रहे हैं, जिसमें भी ले रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि खींचने की क्षमता है, पावर की कंपैरिजन हो रही है, तो यहाँ इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ध्यान रखना, यूनिटलेस है ये, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की कोई इकाई नहीं होती है। अब अगर हम बात करें तो देखिए अलग अलग स्केल आए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, क्योंकि खींचने की क्षमता को फिक्स एक्सपेरिमेंटल डेटा तो है नहीं, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग स्केल दिए, जो कॉमन है वो मैं आपको बता दूंगा। ये जो डेटा है पॉलिंग स्केल के हिसाब से। अब देखिए सारे डेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं, केवल समझने के लिए मैंने डेटा लिख दिए। अब एक चीज आप याद कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो हाईएस्ट ऑर्डर है, या सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो क्रम है वो इस टाइप से है, फोकलन के हिसाब से आप याद कर सकते हो। किससे याद कर सकते हो? फोकलन। फोकलन का मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन। अब देखिए क्लोरीन और नाइट्रोजन में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि लगभग बराबर ही लगती है, तो फोकलन आपको ध्यान रखना है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। चलिए पहले इन्हीं की देख लेते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर किसी की है तो फ्लोरीन की है 4, ठीक है, ये लिख देता हूँ यहाँ पर, मेंशन कर देता हूँ, सबसे ज़्यादा 4 है। उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर है सेकंड 3.5, उसके बाद क्लोरीन की कितनी है 3.16, उसके बाद नाइट्रोजन की कितनी है 3.04। अलग अलग बुक में थोड़ा बहुत वेरिएशन मिल जाएगा, कोई हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये हाईएस्ट की बात हो गई। अब अगर हम ओवरऑल देखें तो देखिए हाइड्रोजन की कितनी देर की 2.1, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर काम आएगा हाइड्रोजन कार्बन, तो हम ध्यान रखते हैं भाई हाइड्रोजन की 2.1 है और कार्बन की 2.5 है, ठीक है। अब हम बात करें ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रही है? कम हो रही है। ऊपर से नीचे क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो रही है। सीजियम की कितनी हो गई? 0.7, सीजियम की कितनी हो गई? 0.7। और लेफ्ट से राइट सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है 4। तो अगर आपसे को पूछे सबसे ज़्यादा आयनिक कंपाउंड कौन सा हो सकता है, तो आप क्या कहोगे? सीजियम फ्लोराइड। क्या कहोगे? सीजियम फ्लोराइड सबसे ज़्यादा आयनिक कंपाउंड। समझ में आ रही बात? और कई बार कंपैरिजन देता है, जैसे अगर क्वेश्चन आता है HF, HCl, HBr और HI, इसमें सबसे ज़्यादा आयनिक कंपाउंड कौन सा है? तो देखिए दो अलग अलग क्वेश्चन है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या है? एक तो है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर और एक है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो अगर आयनिक कैरेक्टर पूछ ले तो कोई दिमाग में शंका रखे बगैर सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है तो सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर इसमें होंगे, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें। लेकिन अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ ले तो उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखना। एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की अगर हम बात करें तो HF से ज़्यादा HCl, HCl से ज़्यादा HBr, HBr से ज़्यादा HI, ये ध्यान रखना। इसलिए वो पूछता है कि भाई आप एसिड का ऑर्डर याद है तो आप परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का गलत करोगे, परसेंटेज आयनिक का याद है तो एसिड का गलत करोगे, दोनों के ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात? इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमने देख लिया 2.1 से शुरू हो रहा है और ये 0.7 पे खत्म हो रहा है। अब अगर हम लेफ्ट से राइट की बात करें तो देखिए एक याद करना बहुत मुश्किल है, शुरू का अगर हम याद करने की कोशिश करें तो ये 1 है, आधा आधा जोड़ते जाइए, 1 से 1.5, 1.5 से 2, 2 से 2.5, 2.5 से 3, 3 से 3.5, 4, बिल्कुल सिंपल है। या उल्टा कर लो, 4 से 3.5, 3.5 से 3, 3 से 2.5, 2.5 से 2, 1.5, 1 खत्म हो गया। ये याद हो गया आपको? उसके बाद नीचे वाले की अगर हम बात करें तो नीचे वाला भी थोड़ा बहुत आइडिया लगा, भाई पूरे याद करने की जरूरत नहीं है, हम केवल रफ आइडिया के लिए देख रहे हैं। नीचे वाले की बात करें तो 0.9 से शुरू करा हमने, 0.3 बढ़ा दो, 0.9 में 0.3 जोड़ा 1.2, 0.3 जोड़ा 1.8, 0.3 जोड़ा 1.2, 1.5, 1.8, 0.3 जोड़ा 2.1, उसके बाद आपको 0.4 जोड़ा आपने 2.5 और यहाँ पर लास्ट में 3.1 से। तो शुरू में तो 0.3 से काम चल गया,
सिलिकॉन तक, उसके बाद फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। तो देखिए अगर आपको याद हो तो अभी हमने NMR पढ़ा था, NMR में हमने क्या करा था, जो TMS होता है वो हम एज ए रेफरेंस काम लेते हैं, टेट्रामिथाइलसिलेन। तो वहाँ कारण क्या था कि हमने कहा था भाई 12 प्रोटॉन एक जैसे है और दूसरा हाईली शील्डेड है। क्यों? क्योंकि कार्बन की कंपैरिजन में सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ये देखो कार्बन की 2.5 है, इसकी 1.8 है। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पर आप देखोगे ट्रेंड ऊपर से नीचे कम होनी चाहिए, देखो कम हो रही है, यहाँ पर भी कम हो रही है। यहाँ पर जब आप देखोगे बोरोन वाली फैमिली में तो आपको कुछ उल्टा नजर आएगा। क्या नजर आएगा? 2 से 1.5 यहाँ तक तो ठीक है, ये 1.6 हो गई, ये 1.7 हो गई, ये 1.8 हो गई। बोले ये हो क्या रहा है, ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? ये उल्टी गंगा इसलिए बह रही है क्योंकि जब हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था तो वहाँ पर हमने क्या देखा था कि ये जो है आपके बोरोन फैमिली, ये 13th पीरियड है, 13वां ग्रुप है ये। और 13 पीरियड किसके बाद आता है? 12 के बाद आता है। 12 जो है वो डी ब्लॉक में आता है। तो 1 से 2 एल्कली मेटल, उसके बाद 3 से लेके 12 डी ब्लॉक। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि शुरू में तो डी ब्लॉक था नहीं, यहाँ से डी ब्लॉक शुरू होता है। तो डी ब्लॉक की वजह से क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे 10 एलिमेंट एक साथ दिए, 10 प्रोटॉन एक साथ आगे एक ही उसमें, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, हालांकि कोई पूछता नहीं है, आज तक पूछा नहीं है एक्सेप्शन के तौर पे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और थोड़ा इफेक्ट इसका आगे तक रहता है, तो आगे लगभग कांस्टेंट चल रही है, यहाँ पर बढ़ रही है, यहाँ कांस्टेंट चल रही है। समझ में आ गई बात? तो सबसे जो अगर इरेगुलर ट्रेंड अगर किसी में है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो इसी ग्रुप में चल रहा है। शुरू में तो ठीक थी, यहाँ से यहाँ तक उल्टा चल रहा है, यूँ ठीक है, बढ़ रही है। उसके बाद आप देखोगे कम हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 4, 3.16, 2.8, आयोडीन की 2.5 और ये। अब यहाँ पर आप ध्यान रखना कि कार्बन के कंपैरिजन में हेलोजन की ज़्यादा ही माननी है। अब आप ये मत कहना कि सर आयोडीन की भी 2.5 है, कार्बन की भी 2.5 है, तो हम आयोडीन पर नेगेटिव चार्ज नहीं लगाएंगे, लगाना है आपको। ठीक है, एस्टेटाइन आपको मैंने बताया था, पूछते हैं क्वेश्चन में कि एस्टेटाइन कौन से जगह पर प्रेजेंट है, कौन सा एलिमेंट है, कहाँ पर प्रेजेंट है। तो एस्टेटाइन जो है वो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट है, हेलोजन में आयोडीन के नीचे आता है। ये बात हो गई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे आपको मैंने बता दिया कि डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, कोई इकाई नहीं होती है, कंपेरेटिव क्वांटिटी है और अलग अलग स्केल दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के हिसाब से। इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के ट्रेंड की बात करें तो लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रही है। नॉर्मली अगर हम देखें लेफ्ट से राइट बढ़ रही है, ये रही। ऊपर से नीचे नॉर्मल ट्रेंड अगर देखें बिना एक्सेप्शन के, तो ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। उसके बाद 2-3 पॉइंट और हैं जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उस पर डिपेंड करती है। एक पॉइंट दे रखा है ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, अब देखिए अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट कह रहा हूँ इसका मतलब प्लस की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने का मतलब प्लस चार्ज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी मतलब प्लस चार्ज बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एटम है M, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी होगी, M+ की, उससे ज़्यादा किसकी होगी, M2+ की, उससे ज़्यादा किसकी होगी, M3+ की। ये आपको ध्यान रखना है। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है, और अगर पॉजिटिव चार्ज कम होता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है। और इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो जाएगी। इसको हम ऑर्गेनिक में भी काम में ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक तो है एनिलीन, ठीक है, ये NH2 है, और एक मैंने नाइट्रोजन पे प्लस लगा दिया, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की, तो इसकी तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है और इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। ये आप ध्यान रख सकते हो, समझाने के लिए मैंने बता दिया। तो प्लस चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रही है, और अगर माइनस चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो रही है। ठीक है, इसके बाद आगे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एज कैरेक्टर। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है परसेंटेज एज कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर परसेंटेज एज कैरेक्टर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी। कैसे? अब अगर हम कार्बन की बात करें, ऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे डिटेल में, कार्बन की बात करें तो sp, sp2, sp3, तो sp में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितने, 50%। तो 50% कैसे, एक s और एक p, आधा हो गया, आधा मतलब 50%। sp2 में एक s और 2 p, 1/3 हो गया, 1/3 का मतलब 33.33%, और ये हो गया 25%। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, उसके बाद sp2 की, उसके बाद sp3 की। तो जो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये रही 2.5, ये sp3 की पढ़ रहे हैं हम, किसकी पढ़ रहे हैं, sp3 की। sp2 और sp की अलग अलग हो जाएगी, इसकी ज़्यादा हो जाएगी, ध्यान रखना। इसके बाद दे रखा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी स्केल। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन एक बार नेट में क्वेश्चन आ गया था,
मुलिकन स्केल पे, कि भाई मुलिकन स्केल के हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कुछ नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज होती है मुलिकन स्केल के हिसाब से। मुलिकन ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज होती है। तो क्या करो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को जोड़ो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जोड़ो, 2 से भाग दे दो। ये क्या है, मुलिकन स्केल है। उसके बाद जो सबसे लेटेस्ट चल रहा है वो है पॉलिंग स्केल। ये जो डेटा हमने पढ़े पॉलिंग स्केल के हिसाब से पढ़े। पॉलिंग स्केल जो है वो किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन एक्सेस बॉन्ड एनर्जी, बेस्ड ऑन एक्सेस बॉन्ड एनर्जी। अब यहां पर जो टर्म इंपॉर्टेंट है वो है एक्सेस। एक्सेस का मतलब क्या होता है, आधिक्य। अब एक्सेस वो वाला आधिक्य नहीं जिसे हमने काइनेटिक्स में पढ़ा था कि भाई एक रिएक्टेंट को ज्यादा एक्सेस में ले लोगे तो उस पर रेट डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ एक्सेस का मतलब क्या है, यहाँ एक्सेस का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि कोई रिएक्शन है, हाइपोथेटिकल अज्यूम कर रहे हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, केवल समझाने की बात हो रही है, अभी मैं बात नहीं कर रहा, समझने की बात हो रही है। या चलो एक्यूरेट एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हाइपोथेटिकल की जगह। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, जैसे मान लीजिए क्या है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन प्लस फ्लोरीन क्या बना रहे हैं, 2HF ये बना रहे हैं, ठीक है। तो अब ये है कि एक होता है कि भाई एक्सपेक्टेड, भाई इतनी आनी चाहिए थी, अगर हम कैलकुलेशन करें केमिस्ट्री के सेंस में कैलकुलेशन करें तो इतनी आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि भाई मैंने कहा कि एनर्जी कितनी आनी चाहिए थी, 100 आनी चाहिए थी, मेरे उम्मीद के अकॉर्डिंग 100 आनी चाहिए थी, लेकिन आ कितनी गई, 120। आ कितनी गई, 120। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक्सपेक्टेड कितनी थी, 100, और आ कितनी गई, 120। मतलब एक्सेस कितनी हो गई, 20। एक्सेस का मतलब डिफरेंस कितना आ गया, 20 का। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है पॉलिंग ने किस बेस पर निकाली है, बेस्ड ऑन एक्सेस बॉन्ड एनर्जी। तो उसने एक चीज क्या देखी कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, जो बॉन्ड एनर्जी है वो उतनी ही क्या होगी, एक्सेस में होगी। मतलब जितनी एक्सपेक्ट करेंगे उससे ज्यादा आएगी। तो जिसमें जितनी ज्यादा एक्सेस बॉन्ड एनर्जी आ रही है मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का अंतर उतना ही ज्यादा है। ये इसका क्राइटेरिया है, बेस्ड ऑन एक्सेस बॉन्ड एनर्जी। आरपीएससी ने नहीं पूछा है, नेट गेट में पूछा जा चुका है। ये स्टेटमेंट है सिंपल, बहुत ज्यादा कोई टिपिकल न्यूमेरिकल तो है नहीं, पूछा जा सकता है। अब इसके आप ध्यान रखना, इसी पे अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे तो एक्सेप्शन HF का ही आता है। अगर हम बात करें एनर्जी के सेंस में तो हाइड्रोजन और HF, तो देखिए बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ जो है वो किसकी ज्यादा है और किसकी कम है, बॉन्ड लेंथ जो है वो किसकी ज्यादा है, HF की ज्यादा है और HH की कम है बॉन्ड लेंथ। ये किसका ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ का। आगे हम पढ़ेंगे और डिटेल में, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर उल्टा चलता है। तो ये ऑर्डर किसका हो गया, बॉन्ड लेंथ का। तो बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर है वो उल्टा होना चाहिए था, किससे, बॉन्ड लेंथ से। मतलब बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जो है, मैं वापस से लिख देता हूँ, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ जो है कम है और HF की बॉन्ड लेंथ जो है ज्यादा है। तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ उल्टे चलते हैं, क्या चलते हैं, रिवर्स, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलते हैं। तो यहाँ पर एक्सेप्शन ये है कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये है और इसकी अगर मैं बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर कहूँ तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर उल्टा आना चाहिए था, लेकिन होता क्या है कि बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर भी यही आता है, HF की ज्यादा आ जाती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ज्यादा आ कैसे गई, बॉन्ड लेंथ कम है, सॉरी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो कम आनी चाहिए थी। तो रीजन ये है कि हाइड्रोजन फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का अंतर बहुत होता है, इसकी वजह से उसमें एक्सेस बॉन्ड एनर्जी की वजह से HF की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। ये एक्सेप्शन है। अब देखिए होता क्या है कि हमारा सारा जो ध्यान होता है, हमारा जो माइंड काम करता है वो कैसे काम करता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या क्वेश्चन आएगा, पेरीसाइक्लिक में क्या क्वेश्चन आएगा, थर्मोडायनेमिक्स में क्या न्यूमेरिकल आएगा, क्वांटम में क्या क्वेश्चन आएगा। लेकिन हमारा दिमाग कभी भी ये नहीं सोचता कि भाई पीरियोडिक टेबल में क्या क्वेश्चन आएगा। हम सोचते हैं पीरियोडिक टेबल तो ईजी है, लेकिन जब ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं तब वहाँ हम या तो गलती करते हैं या हम ध्यान ही नहीं देते, या तो क्योंकि हम सोचते हैं तो इजी क्वेश्चन है कर लेंगे और वहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं लेकिन वो नेगेटिव हो जाता है। तो ध्यान ये रखना कि आपको बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि आता सबको है। आप ये मत सोचो कि भाई आपको केमिकल बॉन्डिंग आता है या पीरियोडिक टेबल आता है, सबको आता है। आपने टेस्ट में देखा होगा कॉम्पिटिशन फुल चल रहा है, मतलब कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई ये इसका स्कोर टॉप पे और बाकी तो दूर ही दूर है, बिल्कुल रैंडम चल रहा है। मतलब पहले में जो आगे, दूसरे में पीछे हो गए, तीसरे में आप कुछ और आगे हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि बिल्कुल आपके पास मार्जिन और एरर जीरो है। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन है केमिकल बॉन्डिंग में, मैं रिपीट करूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये आपके पॉलिंग स्केल मैंने बता दिया एक्सेस बॉन्ड एनर्जी पे। इसके अलावा बॉन्ड लेंथ भी जो है वो कम हो जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पर। अभी नीचे फॉर्मूला आ रहा है। अब यहाँ पर नेचर ऑफ बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो जो बॉन्ड होता है केमिकल बॉन्ड, उसकी नेचर का आप एक आइडिया लगा सकते हो। 100% फॉलो नहीं होगा, मैक्सिमम केस में फॉलो हो जाएगा, इसका ध्यान रखना। आप ये मत कहना कि सर ये तो ये लिखा हुआ है, इसके हिसाब से तो ये आयनिक होना चाहिए था, ये तो कोवेलेंट निकला, या ये तो आयनिक नहीं निकला। ये एक अजम्पशन है, एक आइडिया है कि भाई मैक्सिमम इसमें फॉलो हो जाते हैं, सारे फॉलो हो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात। तो नेचर ऑफ बॉन्ड की बात करें तो पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में अंतर अगर जीरो है तो प्योर कोवेलेंट होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, कोई डाउट नहीं है। भाई प्योर कोवेलेंट बॉन्ड किस में होता है? जो सेम एटम के पीछे बनता है। सेम एटम का मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में अंतर जीरो है। तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, अंतर जीरो है, तो वो प्योर कोवेलेंट होगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आपके अगर बॉन्ड के नेचर की बात करें तो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। एक बात और ध्यान रखना, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। अब आप ये मत कहना कि सर सोडियम और सोडियम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, सोडियम और सोडियम के बीच में मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट है। तो कोवेलेंट बॉन्ड की कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का अंतर जीरो होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हम बाद में केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ेंगे। दूसरा दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का अंतर अगर 1.7 से कम है तो पोलर कोवेलेंट होगा। मतलब कोवेलेंट तो होगा लेकिन पोलर कोवेलेंट होगा। प्योर कोवेलेंट का मतलब जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस जीरो, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं है। पोलर कोवेलेंट का मतलब क्या है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का अंतर जो है कम हो। कितना कम हो? 1.7 से कम हो। जैसे एग्जांपल HCl, एग्जांपल क्या दे रखा है? HCl। अब HCl की अगर आप बात करोगे तो कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब कोई आयन प्रेजेंट नहीं है, ये डेल पॉजिटिव और ये डेल नेगेटिव। देखिए मैंने आपको सॉलिड स्टेट में बताया था कि आयनिक कंपाउंड की खास बात क्या होती है, पहचान क्या होती है कि आयनिक कंपाउंड लैटिस जालक के फॉर्म में होता है, लैटिस स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। वहां पर पूरा लैटिस का जाल होता है प्लस माइनस का। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आयनिक बॉन्ड में डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में डायरेक्शनल कैरेक्टर होते हैं। अब अगर मैं बात करूं HCl की, तो HCl कोवेलेंट कंपाउंड है, इसमें आयन प्रेजेंट नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे HCl कैसा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, तो आप क्या कहोगे? बैड कंडक्टर है। लेकिन अगर मैं कहूँ एक्वस सॉल्यूशन है, तब जाके ये क्या हो जाएगा? गुड कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ, रिपीट कर दिया। अब आगे लास्ट दे रखा है, इसमें एक्सेप्शन दे रखा है HF। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई आप हमेशा लेके आ जाओगे कि सर इसमें तो ये है। तो जैसे HF की अगर हम बात करें तो देखिए HF में अगर आप देखोगे हाइड्रोजन की कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? 2.1। फ्लोरीन की कितनी है? 4। दोनों का अंतर निकालोगे 1.9 आएगा। कितना आएगा? 1.9। तो अब आप कहोगे सर 1.7 से ज़्यादा होगी अगर, तो आयनिक दे रखा है। भाई 1.7 से कम है तो पोलर कोवेलेंट हो गया, और 1.7 से ज़्यादा है तो आयनिक है। जैसे ये दे रखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर अगर 1.7 से ज़्यादा है तो आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट, तो आयनिक कंपाउंड हो जाएंगे। अब आप HCF को देखोगे तो एक्सेप्शन है, 1.9 का अंतर है, फिर भी क्या है? कोवेलेंट है, पोलर कोवेलेंट है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है नॉर्मली आयनिक फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होता, खास करके प्लस में तो बिल्कुल नहीं है, माइनस में फिर भी प्रेजेंट होगा। जैसे हाइड्राइड के फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगा, लेकिन H+ के फॉर्म में आयनिक कंपाउंड में नहीं होता है, वो एक्वस फॉर्म में आयन बना लेता है। समझ आ रही बात? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का अंतर 1.7 से ज़्यादा है तो वो आयनिक कंपाउंड, आयनिक का ऑल्टरनेट नेम जो है, आयनिक बॉन्ड का ऑल्टरनेट नेम जो है वो है इलेक्ट्रोवेलेंट। ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन आ गया इलेक्ट्रोवेलेंट के नाम से। अब आप सोचोगे भाई आयनिक तो हमने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रोवेलेंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रोवेलेंट आयनिक को ही बोलते हैं। तो ये आपके एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, मैक्सिमम जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर 1.7 से ज़्यादा होता है, लेकिन एक्सेप्शन प्रेजेंट है। कैसे? कि इसका अंतर 1.7 से ज़्यादा लेकिन फिर भी आयनिक नहीं है, और किसी में अंतर 1.7 से कम होगा तो भी आयनिक हो सकता है। तो मैंने क्या कहा कि कंपाउंड जो है वो उसकी नेचर वो देखेगा, कंपाउंड ये थोड़ा देखेगा अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर कितना है, 1.7 से ज़्यादा है तो चलो मैं आयनिक हो जाता हूँ, 1.7 से कम है चलो मैं कोवेलेंट हो जाता हूँ। ऐसा नहीं है, जो उसकी नेचर है वो वैसे ही रहेगा। ये एक अजम्पशन है, एक स्टडी की गई कि भाई आयनिक कंपाउंड का अंतर देखा गया सबका, कोवेलेंट का अंतर देखा गया, उसके हिसाब से एक जनरल अजम्पशन है, एक्सेप्शन इसमें मिल जाएंगे। अब लास्ट में दे रखा है स्टीवेंसन एंड शोमेकर फॉर्मूला। किसका है? बॉन्ड लेंथ का। क्या फॉर्मूला दे रखा है कि अगर आपको बॉन्ड लेंथ निकालनी हो किसी कंपाउंड की तो कैसे निकालोगे? तो देखिए यहाँ पर बॉन्ड लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला दे रखा है, क्या दे रखा है? अब देखिए यहाँ पर अजम्पशन क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, मैंने कहा ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, फिर मैंने कहा ब्रोमीन मॉलिक्यूल, मैंने कहा ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, सेम मान के चलना, थोड़ा सही नहीं बना मेरे से, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम, तो जो हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ है तो ये होगी RHH,
ठीक है। बॉन्ड लेंथ जो है इस मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड लेंथ है वो है RH प्लस RH, ठीक है। बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है, दो एटम के मध्य के बीच में दूरी जो है वो बॉन्ड लेंथ कहलाती है। तो दो रेडियस जोड़ दी मैंने हाइड्रोजन हाइड्रोजन की, ये मैंने कहा ब्रोमीन है और ये भी ब्रोमीन है, ठीक है। तो ये सेंटर जोड़ा मैंने, ये जोड़ दिया। तो मैंने कहा जो बॉन्ड लेंथ है ब्रोमीन मॉलिक्यूल की वो कितनी है, रेडियस किसकी, ब्रोमीन की, प्लस रेडियस किसकी, ब्रोमीन की। अब मैंने क्या कहा, HBr मॉलिक्यूल है, क्या मॉलिक्यूल है, HBr, ये H है और ये Br है। तो सिंपल सा आपने क्या देखा कि भाई हाइड्रोजन की जब हमने बात करी थी तो हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल था उसकी बॉन्ड लेंथ क्या थी, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। भाई दोनों हाइड्रोजन की रेडियस जोड़ दी। जब आपने ब्रोमीन मॉलिक्यूल की बात करी तो रेडियस ऑफ ब्रोमीन प्लस रेडियस ऑफ ब्रोमीन। तो ये जब आपके होमो डायटोमिक है तो वहां पर तो ये चीज चल जाएगी कि दोनों की रेडियस जोड़ दी आपने, लेकिन जब हेटेरो एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का अंतर है वहां पर ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। भाई हम सिंपल सोचते तो क्या हो जाता, HBr की जो बॉन्ड लेंथ होती वो कितनी होती, रेडियस ऑफ H प्लस रेडियस ऑफ Br। ये हम सोचते, इतना तो ठीक है, लेकिन इतनी पे बात खत्म नहीं हुई है, मतलब पिक्चर अभी क्या है, बाकी है। ये आपकी जो बॉन्ड लेंथ है RH प्लस RBr, यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का अंतर है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के अंतर से क्या होगा कि भाई ये तो हमने एक्सपेक्ट करी थी, जैसे हमने कहा था ना एक्सेस बॉन्ड एनर्जी, मतलब जितनी उम्मीद करी थी उससे ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा। तो यहाँ पर जब हमने बॉन्ड लेंथ जितनी उम्मीद करी है उतनी तो फॉर्मूला ये रहा, लेकिन उम्मीद से क्या है, अलग है। क्या अलग है, ये आगे फॉर्मूला दे रखा है। तो RAB इक्वल्स टू RA प्लस RB, तो यहाँ पर मैंने AB की जगह HBr ले लिया, बात वही है। तो ये आगे क्या दे रखा है, -0.09 क्या दे रखा है, XA माइनस XB। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो डिफरेंट एटम है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में अंतर है तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है उसका फॉर्मूला क्या होगा, बॉन्ड लेंथ RA कह दो, चाहो तो आप नीचे लिख सकते हो RA प्लस RB, ठीक है। और माइनस में आप क्या लिखोगे, -0.09 XA माइनस XB। अब यहाँ पर XA और XB क्या है, A की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी माइनस B की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। आपने क्या मान रखा है कि A की ज़्यादा है, समझ में आई बात। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमने उम्मीद करी थी वो तो फॉर्मूला ये हो गया। अब उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का अंतर बढ़ेगा वैसे वैसे ये नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी। तो आप क्या कह सकते हो कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का अंतर बढ़ेगा वैसे वैसे जो बॉन्ड लेंथ है एक्सपेक्टेड उसमें क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कमी। बॉन्ड एनर्जी तो एक्सेस में जाती है और बॉन्ड लेंथ में क्या आ जाती है, कमी। अब देखिए जो RPSC का कॉलेज लेक्चरर का जो एग्जाम था जो 2011 में हुआ था, ठीक है, 2011 में जो हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन उसने ये दिया कि भाई हाइड्रोजन की जो रेडियस है वो ये है, ब्रोमीन की रेडियस ये है, बताओ हाइड्रोजन ब्रोमाइड की बॉन्ड लेंथ क्या होगी। अब बच्चे सोचे इतना इजी क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता, केवल प्लस करना है, दोनों की जोड़ी आंसर करके आ गए। आंसर क्या आएगा, अब देखिए फॉर्मूला पूरा नहीं, वो उससे लेना देना नहीं फॉर्मूले से। वो क्या करता है कि एक ऑप्शन बराबर का देगा, दो ऑप्शन ज्यादा के देगा, एक ही ऑप्शन कम का देगा। जैसे आपके हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में पूछता है, ठीक है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों का जोड़ा, उसके बाद कम का एक ही ऑप्शन देगा, क्योंकि आपसे वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कराना चाह रहा, वो केवल ये चेक करना चाह रहा है कि आपको कंसेप्ट पता है या नहीं है। तो ये आपके जो पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी है, ये वाला चैप्टर आपके कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।